नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th के सिलेबस में शामिल लेसन नंबर 12। हमारे पाठ का नाम है बाजार दर्शन। बाजार अर्थात मार्केट, दर्शन मतलब देखना। आप जब भी मार्केट में जाते हो तो देखते हो कि बड़ी बड़ी दुकानें और शॉपिंग मॉल हैं, जहां पर वस्तुओं को बड़े ही तरीके से सजा कर रखी जाती हैं, जिन्हें देखते ही हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं। इस पाठ में जैनेंद्र कुमार जी ने इसी आकर्षण का वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक ने उपभोक्तावाद और बाजारवाद के बारे में समझाया है। लेखक ने अपने मित्र और परिजनों का उदाहरण देते हुए बड़े ही आसान तरीके से इस पाठ में बताया है कि कैसे आज व्यक्ति बाजार का गुलाम बनता जा रहा है। साथ ही लेखक के मित्र ने तो बाजार को शैतान तक की संज्ञा दे दी है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं जैनेंद्र जी के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे इस पाठ में ऐसा क्या है कि बाजार को शैतान की संज्ञा दे दी गई। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेखक परिचय। प्रसिद्ध उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार का जन्म 1905 अलीगढ़ में हुआ। बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण उनके मामा ने किया। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हस्तिनापुर और उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय से हुई। बनारस में इन्होंने ग्रहण की। काशी विश्वविद्यालय बनारस से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। 1921 में गांधी जी के प्रभाव के कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया, और इनकी साहित्य सेवा के कारण इन्हें 1984 में भारत भारती सम्मान और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनका देहांत 1990 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। आगे हम बात करते हैं इनके साहित्य की। इन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी? उपन्यास इनके प्रसिद्ध हुए परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। कहानी संग्रह इनके हैं वात्यायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब। निबंध संग्रह हैं प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम। अब हम बात करते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताएं। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जैनेंद्र कुमार प्रतिष्ठित हुए। इन्होंने अपने उपन्यासों व कहानियों के माध्यम से हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया। इन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों जैसे सत्य, अहिंसा, आत्मसमर्पण आदि को अपनी रचनाओं में मुखर रूप से अभिव्यक्त किया है। आगे हम बात करते हैं इस पाठ के मूल भाव की। बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिकता व साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग है। हमारा जो पाठ है वो क्या है? निबंध है। ये विचार प्रधान है और इसमें साहित्य सुलभ लालित्य भी देखने को मिलता है। इस पाठ में कई दशक पहले लिखा गया, पर इसमें आज भी उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझाने में ये एकदम सही है। जैनेंद्र जी अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके माध्यम से बताना चाहते हैं लेखक कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करके अगर बाजार में जाते हो तो आप बाजार का फायदा उठा रहे हो, पर अगर आप बाजार की ओर आकर्षित हो रहे हो तो आप अपने व्यक्तित्व में कई दुर्गुण भी लेकर आ रहे हो। उसके लिए वो बता रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो निबंध। इस निबंध में
उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर बातें बताते हुए हमें समझाने की कोशिश की है। तो आगे है इसमें, बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो सकते हैं। लेखक ने कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गोई की तरह अपनी बात समझाने की कोशिश की है। इस क्रम में इन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहा है। आगे हम पाठ शुरू करते हैं। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? वो बोले, यह जो साथ थी। अब लेखक पाठ की शुरुआत में बताते हैं कि लेखक के मित्र और उनकी पत्नी मार्केट में गए। वो लेने तो गए थे कोई मामूली सी चीज़, पर आए तो बहुत सारे शॉपिंग बैग साथ में लेके। तो लेखक ने कहा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरी पत्नी जो साथ थी। तो उनका आशय था कि ये पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की को ही प्रमुखता मिलती है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। अब क्या कहते हैं लेखक कि उनके मित्र ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी पत्नी साथ थी, इसलिए मैं इतना सारा सामान खरीद के ले आया। तो यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि शुरू से ही, आदिकाल से ही ये तथ्य है, ये ऐसे कहते आए हैं कि आदमी कम शॉपिंग करता है और महिला ज़्यादा शॉपिंग करती है। तो ये ऐसे कह देते हैं, ऐसा लेखक ने यहाँ बताया है। स्त्री माया ने जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। अब देखिए, शुरू में पाठ में बताया गया है कि मित्र और उनकी पत्नी गए हैं बाजार में एक मामूली थोड़ा कुछ सामान खरीदने, पर आए तो बहुत सारे सामान के साथ आए। तो लेखक ने उनके मित्र से पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी जो साथ थी इसलिए इतना सामान खरीद लाए। तो लेखक कहते हैं कि शुरू से ही ये कहा गया है कि पुरुष से ज़्यादा महिला सामान खरीदती है। तो कहते हैं कि क्यों ना ऐसा कहा जाए, स्त्री ही माया न जोड़े, अर्थात घर जो बसाती है या घर में जो सामान लाती है तो वो कौन लाती है? महिला। तो कहते हैं ऐसा ना करे तो और कौन करेगा। पर सच ये है कि बात महिला या पुरुष की खरीदारी की नहीं है, इसके पीछे एक और कारण है, और वो कारण क्या है? मनी बैग, अर्थात रुपया। अगर आपके पास रुपया है तभी तो आप कोई चीज़ खरीद सकते हो, नहीं इच्छा कोई की भी हो वो पूरी नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए कारण, मूल कारण बताया है रुपए का, रुपए की एनर्जी का। आगे है, पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर पाल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में हो पावर का रस है, में ही पावर का रस है। अब देखिए इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास रुपए हैं, पर हमारे घर का, हमारा घर, गाड़ी या घर में रखा सामान, तो लेखक क्या कहते हैं कि आपके रुपए को जानने के लिए तो आपका बैंक बैलेंस देखना पड़ेगा, पर आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके पहनने के कपड़े, आपके घर में रखे हुआ सामान, वो तो बिना देखे ही बता देता है कि आपके पास कितने रुपए हैं। तो इस आधार पर लेखक क्या कहता है कि ये जो दिखावा है ये भी कहीं ना कहीं सामान खरीदने के लिए हमें मजबूर करता है। लेकिन नहीं, लोग
संयमी भी होते हैं वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयमपूर्ण वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। पर क्या कहा है, कई लोग संयमी भी होते हैं जो फिजूल खर्ची नहीं करते, बुद्धिमान होते हैं और संयमी होते हैं। मैंने कहा ये हमें मित्र का उदाहरण देते हुए बीच में लेखक ने अपने विचार बाजार के प्रति और उस सोच के प्रति, जैसे उन्होंने कह दिया ये जो पत्नी मेरे साथ थी, तो वहाँ पर उन्होंने अपने विचार साथ में दिए हैं। अगले उन्होंने कहा है, मैंने कहा ये कितना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा ये देखिए सब उड़ गया, अब तो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तय माना कि और पैसा होता तो सामान आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। अब क्या हुआ, वो फिर से मित्र से पूछते हैं कि ये कितना सामान ले आए, तो उन्होंने अपना पर्स दिखाकर क्या कहा, देखो सारे रुपए खर्च करके आ गए, अब तो रेल के टिकट के भी रुपए नहीं बचे हमारे पास। तो लेखक मन में क्या सोचता है, अच्छा अगर और रुपए होता तो और सामान आता। मतलब ये था कि सामान जरूरत के हिसाब से नहीं, मनी के हिसाब से आया, परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी एक कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है और वह महत्व है बाजार। पहले क्या था, पत्नी की बात बताई कि महिला स्त्री साथ में है तो सामान खरीदा जाता है। दूसरा मनी पावर, और तीसरा क्या बताया है, बाजार। बाजार की भी बड़ी महिमा है सामान खरीद लेने में। बहुत सारा सामान हमने क्यों खरीद लिया, क्योंकि बाजार के कारण। मैंने कहा ये इतना कुछ नाहक ले आए, नाहक मतलब व्यर्थ में, बेकार में। मित्र बोले, कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। तो मित्र ने क्या कहा कि ये मत कहो बेकार में ही ले आए हैं, वो बाजार नहीं है, शैतान है और उसकी माया ऐसी है। मतलब वो ऐसा डेकोरेट करके रखते हैं सामान को कि हम उनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, और कोई ऐसा ना करे तो वो बेशर्म है। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है। आमंत्रण मतलब इनविटेशन, इनवाइट करना, कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। रूप मतलब आकर्षण, रूप मतलब सौंदर्य। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ जी। अब क्या कहता है बाजार, क्या बोलता है कि आओ मुझे लूटो, और अगर आप कुछ नहीं लेना चाहते तो बस मुझे देखो, देखने में क्या बुराई है, और आप जब देखोगे तो आप आकर्षित जरूर होगे, ये इसमें कहा है। इस आमंत्रण में ये खूबी है, आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। मूक मतलब साइलेंट, और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है, परिमित मतलब सीमित, और यहाँ कितना अतुलित है, ओह। तो क्या कहते हैं लेखक कि जब वो बाजार में जाते हैं तो बड़े मॉल में जाकर खड़े होते हैं तो लगता है मेरे घर में तो कुछ नहीं है और यहाँ तो बहुत कुछ है, तो खरीद लेता हूँ। कोई अपने को न जाने तो बाजार का ये चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों, पागल। विकल मतलब व्याकुल होता है, बेचैन। तो कहते हैं कि अगर वो खुद से ना चाहे तो वो बाजार उनको ऐसा बेचैन बना देता है सामान खरीदने के प्रति। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए ये बेकार बना डालता है। एक और मित्र की बात है, तो यहाँ पर पहले मित्र की बात बता दी, सामान लेने गए, उसके बारे में हमें समझाया कि स्त्रीत्व, मनी बैग, और तीसरा कारण बाजार, जिसके कारण व्यक्ति सामान खरीद के लाते हैं, और बाजार का आकर्षण लास्ट में हमें समझाया। आगे कहते हैं, एक और मित्र की बात है, ये दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम ही वापस आए तो खाली हाथ।
एक और दूसरे मित्र का एग्जाम्पल दिया है कि दोपहर से पहले, मतलब सुबह सुबह बाजार गए होंगे और आए शाम को पर कुछ नहीं लेके आए। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार का क्या देखते? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूं तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। तो देखिए इस मित्र की बात में वो समझाना चाहते हैं कि मित्र वहाँ जाकर कंफ्यूज हो गया, या वो लक्ष्य लेकर ही नहीं गया उसको क्या सामान खरीदना है, या वो इतना आकर्षित हो गया कि वो समझ ही नहीं पाया उसको क्या लेना है और क्या छोड़ना है। तो कहता है कि मैं इतना आकर्षित हुआ, मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं कौन सा सामान लूँ ना लूँ, और अगर मैं कुछ ले लिया और कुछ छोड़ दिया तो वो उसका अपमान होगा। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी न कर्म। तो लेखक क्या कहते हैं, अगर आप लक्ष्य निर्धारित करके बाजार में नहीं जाते हो तो आप पूरी तरीके से वहाँ पर क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ही नहीं पता है कि क्या करना है, और एक इच्छा आपको घेर लेगी कि ये भी खरीदूं या क्या खरीदूं। तो यहाँ पर कहा है कि तब उसका परिणाम त्रास होगा, न गति होगी न कर्म होगा। ये था हमारा बाजार दर्शन का पहला भाग। इसके बाद हम दूसरे भाग में आगे का पाठ पढ़ेंगे। इससे संबंधित प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, मित्र बाजार तो गए थे कोई मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल के साथ। यहाँ पूछने पर मित्र ने क्या कारण बताया? क, पैसे की महिमा, ख, पत्नी की महिमा, ग, अधिक वस्तु खरीदने की इच्छा। सभी उत्तर सही हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? ख, पत्नी की महिमा। बाजार दर्शन के अनुसार स्त्रीत्व का प्रश्न है। पति पर पूर्ण अधिकार, सौंदर्य पर ध्यान, अधिक से अधिक वस्तुओं का क्रय, पुरुष से बराबरी। तो इसका उत्तर होगा ग, अधिक से अधिक वस्तुओं का क्रय। क्रय मतलब खरीदारी। अगला प्रश्न है, अधिक खरीदारी में पत्नी की ओट ली जाती है, जबकि इसमें एक और तत्व की महिमा है। वह तत्व क्या है? क, लालसा, ख, मनी बैग, ग, मूर्खता, और अगला है महत्वाकांक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा ख, मनी बैग। बाजार के जादू का रास्ता है पत्नी, पॉकेट, आंख, अभिलाषा। तो आंखें हैं मार्केट के जादू का रास्ता। मित्र बोले कुछ न पूछो, बाजार है कि रिक्त स्थान का जाल है। लेखक के मित्र ने बाजार को किसके समान बताया है? तो उत्तर हमारा होगा ख, शैतान के समान। तो ये था हमारा ये वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।